गुड आफ्टरनून। आज हम लोग को जो बात करना है वो है अर्थक्वेक, भूकंप या भूचाल के बारे में। जिससे जो चीज़ इसमें जो भी चीज़ें हैं वो मैंने पहले ही आप लोग को पढ़ाया है, प्लेट टेक्टोनिक पे या फिर किसी और चीज़ पे कवर कर चुका है, इसलिए बहुत ही बेसिक है, बहुत ईजी है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं हैं। बट लेट स्टार्ट टू और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अर्थक्वेक, ठीक, जो भूकंप है या भूचाल है वो है क्या, है ना। तो ये आपका क्या शो करता है ये चीज़ देखते हैं, ठीक। तो अर्थ सभी लोग को पता है। अगर जनरल भाषा आम शब्द में बात करें तो भूकंप क्या होता है, तो लोग कहते हैं कि झटका सा, पृथ्वी झटके दे रही है, ऐसा कुछ ना, एक वाइब्रेशन सा होता है। तो एन अर्थक्वेक इज़ अ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ द सरफेस, ठीक। तो इसमें डेफिनेशन आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। इस पर हम लोगों ने दो पॉइंट्स की बात की थी, एक है फोकस, एक है आपका हाइपोसेंटर, ठीक। तो आपका जो आपका फोकस है, तो फोकस क्या होता है आपको, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि वो बिंदु या वो उस जिसको हम लोग केंद्र बिंदु कहते हैं, जहां आपके अर्थक्वेक की पहली ओरिजिनेशन होता है या उत्पत्ति होती है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका है फोकस, जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं हिंदी में, या फिर हाइपोसेंटर, ठीक। तो हाइपोसेंटर हिंदी में नहीं, मतलब हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। एपिसेंटर क्या है, एपिसेंटर वो जगह है जो फोकस के परपेंडिकुलर है और पृथ्वी पे, बिल्कुल जो कि पृथ्वी पे मतलब अर्थ सरफेस पे लाई कर रही है। तो आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है ये है आपका एपिसेंटर, ठीक। तो जो कि फोकस के परपेंडिकुलर है, और इन सब की बात की थी जिसको हम लोग उपकेंद्र कहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक। तो यही हिंदी में लिखा है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, भूकंप के उत्पन्न होने के प्रारंभिक बिंदु केंद्र या हाइपोसेंटर कहलाता है, और फिर भूमि के स्तर पर ठीक इसके ऊपर का बिंदु मतलब 90 डिग्री जो है उसको हम लोग ऊपरी केंद्र कहते हैं, ओके। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। फिर दो हमारी स्केल्स हैं, स्केल्स की बात करें तो आपकी इस पहली स्केल है मर्केली स्केल, जो कि अर्थक्वेक मेजर सिज्मो जो वेव है उनको मेज़र करने के लिए। दूसरी है रिक्टर स्केल है, ओके। तो आपके जो इनके जो नंबरिंग्स है ये याद रखना है कि ये मर्करी स्केल 1 से 12 तक होती है और रिक्टर स्केल 0 से 9। लेकिन कहीं कहीं पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी लॉगरिथमिक स्केल है। तो लॉगरिथमिक मतलब जिसकी नो लिमिट हो, तो 0 से 9 तो है, पर 9 से ज़्यादा भी जा सकता है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हो सकती है। तो रिक्टर स्केल जो है वो है आपकी लॉगरिथमिक स्केल, ठीक। तो ये है जिसको कि चार्ल्स रिक्टर के द्वारा बनाई गई है, तैयार की गई थी। वहीं मर्कली स्केल की बात करें तो ये आपको ह्यूमन रिएक्शन, नेचुरल स्ट्रक्चर लॉस और मैनमेड स्ट्रक्चर लॉस के इफ़ेक्ट पे मेज़र किया जाता है कि कितना लॉस हुआ है। इसको जो है वो हमारे गिउसेppe मर्कली ने आपको क्या कहते हैं डिस्कवर किया था, ठीक। या डिस्कवर नहीं कहेंगे, इन्वेंट किया था मर्कली स्केल को, जो कि 1 से 12 तक की जिसमें वैल्यूज़ मेंशन होती हैं, ओके। तो ये है आपका दो तरीके की स्केल। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थक्वेक कॉजेज, मतलब किस कारण भूकंप आते हैं। तो सभी लोग को पता है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चंस इनसे नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे देख सकते हैं वोल्केनिसिटी, ये ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण होता है। वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो नॉर्मल सी बात है, कुछ झटके देखने को मिलते हैं। फॉल्टिंग एंड इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, मतलब या तो फॉल्ट हो रहा होगा, कहीं पे फॉल्ट फ्रैक्चर हो रहा होगा तो फॉल्टिंग होगी, जिसको कि रेड ने दिया। ये इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी को रेड ने दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक, कि ये आपका जो है वो रेड ने दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यू हैव दी प्लेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या एंथ्रोपोजेनिक, मतलब द्रव स्थैतिक दबाव। कहीं कहीं जो रिजर्वायर होते हैं जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट पे मतलब स्टोर किया जाता है, तो उसके कारण कुछ प्रेशर लगता है तो भी आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। यह है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है, जैसे कि क्या कहते हैं, कहीं एक्सप्लोज़न होता है, बॉम्ब एक्सप्लोज़न किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो है आपका, ठीक। फिर है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसको हैरी हेस ने दिया था, जिसकी हम बात कर चुके हैं, जिसमें 3 तरीके की प्लेट मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना। तो वही है ये आपका डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज़ है,
ठीक, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री मतलब जहाँ पे प्लेट एक दूसरे की ही दिशा में आ रही हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव प्लेट है। ठीक, यहाँ पे बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिलता है और जो इसका फोकस है, जो केंद्र बिंदु है, ये बहुत ही डीप होता है। वहीं अगर कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज की बात करें तो यहाँ पे आपको मॉडरेट अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा लो मैग्नीट्यूड भी नहीं। ठीक, ये शैलो, इसका फोकस जो है उसकी शैलो डेप्थ बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होता है। फिर आपकी कंजर्वेटिव बाउंड्रीज होती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हम लोग ने पहले ही पढ़ी हैं। यहाँ हिंदी में लिखा है विनाशात्मक अभिसारी किनारा, रचनात्मक या अपसारी किनारा, संरचनात्मक किनारा, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर अर्थक्वेक का वर्गीकरण की बात करते हैं, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो नेचुरल अर्थक्वेक है जो प्राकृतिक गतिविधियों के कारण भूकंप जब आते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक अर्थक्वेक है ज्वालामुखी के फटने के कारण हो रहा है। टेक्टोनिक अर्थक्वेक है प्लेट मूवमेंट के कारण हो रहा है। आइसोस्टैटिक जो कि रीजनल है, कुछ एक पर्टिकुलर रीजन पे होता है, जैसे कि रिजर्वायर या वो डैम जहाँ पे कंस्ट्रक्ट होते हैं उसके कारण है। ओके, प्लूटोनिक अर्थक्वेक हैं आपके जो कि बहुत ज़्यादा ही डेप्थ में होते हैं। फिर आपके एंथ्रोपोजेनिक हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फोकस की डेप्थ कितनी है उसके आधार पे भी डिवाइड किया है। मॉडरेट अर्थक्वेक जो 0 से 50 किलोमीटर पे जिसका फोकस हो, इंटरमीडिएट 20 से 250, और डीप फोकस ये 20 नहीं होगा, ये 50 होगा, सॉरी। ठीक, डीप फोकस आपका 250 से 700 किलोमीटर की जो गहराई में फोकस होते हैं, तो उस तरीके के जो अर्थक्वेक हैं तो वो आपके डीप फोकस अर्थक्वेक हैं। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये थोड़ा सा देखना है, ये थोड़ा याद रखना है। ये वाला पोर्शन ये क्या है आपका, ये आपको ह्यूमन लॉस के आधार पे है। अगर 50,000 से ज़्यादा मृत्यु होती हैं, 50,000 से कम की मृत्यु होती हैं तो उसको हम लोग मॉडरेटली हजार्डस अर्थक्वेक कहते हैं। अगर 51,000 से 1,00,000 के बीच की मृत्यु है तो वो हाईली हजार्डस है। वहीं अगर 1,00,000 से ज़्यादा की मृत्यु है तो वो मोस्ट हजार्डस अर्थक्वेक में काउंट किए जाएंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर आते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक की, तो कहाँ बहुत नॉर्मल सी बात है, ये सब जानते ही हैं आप लोग। तो आपका ये रिंग पैसिफिक है, रिंग ऑफ फायर है जो पैसिफिक ओशियन में। तो ये जो रेड कलर का एक शेडो रीजन दिख रहा है ना, यही है आपका ये वाला, ये है आपका क्या कहते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जहाँ पे पूरे अर्थक्वेक का 65% भूकंप आता है। ठीक, तो ये है, यहाँ पे आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स भी एक रीजन है। ठीक, यहाँ पे आपके प्लेट का मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट के कारण अर्थक्वेक आ रहे हैं, वॉल्केनो के कारण आ रहे हैं, तो ये सब रीजन यहाँ पे रीज़न मतलब वजह यहाँ पे अप्लाई हो जाती हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा है मैंने इसके बारे में कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पैसिफिक ओशियन में जहाँ पे 65% ऑफ टोटल अर्थक्वेक आता है, कि ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक पैसिफिक एरिया पे आते हैं, पैसिफिक ओशियन में। यहाँ पे 4 आइडियल कंडीशन फॉलो होती हैं। पहली जोन्स ऑफ यंग फोल्डेड है। ठीक, ये जंक्शन ऑफ कंटिनेंटल एंड ओशियन मार्जिन का जंक्शन है, एक्टिव वॉल्केनोज प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक, तो ये सब चीज़ें यहाँ हैं जो कि अर्थक्वेक की वजह है। नेक्स्ट है मिड कंटिनेंटल बेल्ट। मिड कंटिनेंटल बेल्ट क्या है, जो कि कुछ कुछ कंटिनेंटल रीजन पे भी है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे 2 प्लेट मिल रही हैं, ओशियन और कंटिनेंट, वहीं पे आएगा नहीं, कहीं कहीं कंटिनेंट रीजन पे ही भी आता है। जैसे हिमालय है वो तो कंटिनेंटल पे ही है, पूरा कंटिनेंट पे है, तो वहाँ पे भी अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये आपका एल्पाइन हिमालयन चैन है, और ये मेनली सबडक्शन जोन है। सबडक्शन या बेनियोफ जोन ये पूछता है। तो सबडक्शन या बेनियोफ जोन क्या होता है आप लोग को पता होगा, जब 2 प्लेट्स, जैसे मैंने बताया कि एक ये प्लेट है मान लीजिए, ठीक, और एक ये प्लेट है। ओके, फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये प्लेट से आपकी जो दूसरी प्लेट है वो यहाँ ऐसे थोड़ा सा टिल्ट समझिए, रुकिए, ठीक, मान लीजिए ये एक प्लेट थी पहली दूसरी, और इसमें क्या है दूसरी प्लेट ऐसे करके राइज कर गई, तो इसका सबडक्शन हो गया, ये एरिया ख़त्म हो गया, बिल्कुल मेंटल में मिल गया। तो यहाँ इसी को बोलते हैं बेनियोफ या फिर सबडक्शन जोन। तो इस एरिया पे आपको देखने को मिलते हैं अर्थक्वेक। तो आप जानते हैं कि जहाँ हिमालय बना है वो इंडियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट वहाँ पे टकराई थी तभी बना है, तो उसी के कारण अर्थक्वेक आते हैं। ठीक, यहाँ मिड कंटिनेंटल जो है वो 21% ऑफ टोटल वॉल्केनोज को, मतलब 21% वॉल्केनोज क्या है आपका
यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये अर्थक्वेक का भी एक रीजन है। देन है मिड अटलांटिक रिज, ठीक जो अटलांटिक ओशियन पे है, तो वहाँ पे भी आप देख रहे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है, जिसके कारण कि आपको वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं और अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है। ओके, ये आप देख सकते हैं इस पे, ये है आपका सरकम पैसिफिक, ये आपका कंटिनेंटल है, मिड कंटिनेंटल ना, और ये आपका मिड अटलांटिक है। इस इमेज पे भी देख सकते हैं, देखेंगे तो ये आपका सरकम पैसिफिक हो गया ग्रीन वाला, ये आपका मिड कंटिनेंटल हो गया, ठीक, और ये आपका अटलांटिक है, मिड अटलांटिक। फिर इंडिया में सिस्मिक जोन की बात करें तो आपके टोटल 4 सिस्मिक जोन में इंडिया को डिवाइड किया गया है। जोन 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मतलब वेरी लो रिस्क जोन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सबसे पहला है लो रिस्क जोन, तो जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है वो लो रिस्क जोन पे आता है, ठीक। फिर जोन 3 है जो कि मॉडरेट रिस्क जोन है, जिसकी इंटेंसिटी 7 रखी गई है, तो येलो कलर पोर्शन आपका मिड मॉडरेट रिस्क जोन दिखा रहा है। जोन 4 है वो हाई रिस्क जोन है, जहाँ पे इंटेंसिटी 8 का अर्थक्वेक देखने को मिलता है, तो पूरा हिमालयन रीजन देख सकते हैं। कुछ आपको यहाँ पे गोवा के पास भी रीजन दिख रहा है। फिर है जोन 5 वेरी हाई रिस्क जोन, तो रेड कलर वाला एरिया वेरी हाई रिस्क है, जिसकी इंटेंसिटी 9 से ज़्यादा होती है, 9 या 9 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप गुजरात का कच्छ देख सकते हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे बिहार का मुंगेर डिस्ट्रिक्ट भी आता है, ठीक, और ये हिमालयन में रीजन देख सकते हैं। तो ये 5 जोन हैं, सॉरी 4 जोन है, जोन 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। ओके, फिर हजार्डस इफेक्ट अर्थक्वेक के क्या क्या प्रभाव है, जिस सबसे आप लोग वाकिफ हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, तो ये है आपका अर्थक्वेक का जो बहुत ही बेसिक है। इससे क्वेश्चन क्या आते हैं वो हम लोग क्वेश्चन पेपर में देखने के बाद करेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा अर्थक्वेक के बाद हम लोग को पढ़ना है माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन। इसमें कुछ भी नहीं है, स्लाइड थोड़ी लेंदी है पर चीज़ें बहुत ईजी हैं, जो पढ़ना है वो हम बात करते हैं। तो पर्वत है, पठार है, मैदान है, सभी लोग जानते हैं कि ये होते क्या हैं, तो ये सब बताने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ओके, फिर ये पर्वतों को हमने हाइट के, ऊंचाई के आधार पे डिवाइड किया है, जो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछते नहीं है वैसे जल्दी, पर फिर भी आप लोग को देखना है, ठीक। फिर लोकेशन के आधार पे कि आपका इनलैंड कंटिनेंट में है कि कोस्टल बाउंड्रीज में है, कहाँ पे है ये। यहाँ पे हम लोग को जो 2 मेनली पढ़ाए जाते हैं वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑरिजिन, ठीक। तो इसमें आपके फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, डोम माउंटेन्स, माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन, ये सब देखने को मिलता है। वहीं पे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपको पढ़ना है, वो क्या है आपका ये पोर्शन, ये टेबल पढ़नी है, ये याद रखना है, ठीक। तो हमने जो पीरियड के आधार पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया माउंटेन्स को पूरे विश्व के। पहला प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स, ठीक है। दूसरा है आपका कैलिडोनियन माउंटेन्स, हर्सिनियन और अल्पाइन। इसमें जो महत्वपूर्ण याद करना है वो आपको याद करना है कि कैलिडोनियन है वो आपके सिलूरियन से आपके, ठीक, ये सिल्यूरियन से आपका डेवोनियन इपॉक, मतलब पैलियोजोइक या प्राइमरी पीरियड का जो टाइम है उसमें सबसे जो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ वो कैलिडोनियन है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके क्या हैं, विंध्य और सतपुरा इसी समय पे बने हैं, ये याद रखना है। दूसरा है हर्सिनियन मतलब कि ये थोड़ा सा पैलियोजोइक के, लेट पैलियोजोइक में बने, मतलब पर्मियन से कार्बोनिफेरस से पर्मियन के बीच में बने, ठीक। फिर आपके हैं एल्पाइन, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एल्पाइन माउंटेन्स हैं जो टर्जरी पीरियड में बने, ठीक, सिनोजोइक एरा के टर्जरी पीरियड में बने। तो ये वही है जिसमें हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें जो भी वर्ल्ड के यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं वो एल्पाइन या टर्जरी पीरियड के हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक, तो जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका एक ये, ठीक, एक ये याद रखना है और दूसरा आपको ये याद रखना है। तो ये 2 पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि कैलिडोनियन में आपका क्या कहते हैं सतपुरा और विंध्यन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक, और वहीं अल्पाइन में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो ये ब्लॉक बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर ब्लॉक माउंटेन्स का कैसे फॉर्मेशन होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे कुछ बताने लायक है नहीं ये सब चीज़ें।
फिर भी जिनको हम लोग भ्रंशोर पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत कहते हैं, तो आप ये पहली सिचुएशन देख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन है, कंप्रेशन लग रहा है इधर पे, ये फॉल्ट लाइन है, ठीक। तो कंप्रेशन लग रहा है तो क्या हुआ, बीच वाला पोर्शन ऊपर उठ गया। तो ये जो हॉस्ट दिख रहा है आपको, जिसको हम लोग हॉस्ट कहते हैं, इसी को हम ब्लॉक माउंटेन्स कहेंगे। ओके, ये अलग अलग कंडीशन से बन सकता है। मान लीजिए ये आपका नॉर्मल लेवल था, पहले ऐसे लैंड थी, लेकिन जब इसमें कंप्रेशन लगा तो आपका बीच वाला पोर्शन ऊपर उठ गया, लेट सपोज, तो ये हॉस्ट बन गया, एक ये ब्लॉक माउंटेन बन गया। इसी में अगर बात करें, मान लीजिए ये आपका था नॉर्मल कंडीशन, इसमें साइड के दो ब्लॉक सबसाइड कर दिए, ये अपने ही जगह रहा बीच वाला, पर ये सबसाइड हुए तो ये तो ऊपर उठा ही दिखेगा, तो बन सकता है ये। तो अब मान लीजिए ये एक लेवल था, अब इसमें बीच वाला नीचे चला गया और दो साइड वाले ऊपर ही रह गए, तो इसको बोलते हैं, ये इस तरीके से ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, जिससे कुछ भी आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ही ईजी है। फिर है कुछ माउंटेन्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं। जो वॉजेस है ये आपका फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में, सीरिया नेवादा कैलिफोर्निया में है, इसको देखेंगे भी हम लोग, सीरिया नेवादा कैलिफोर्निया यूएसए में है। फिर आपका सेंट्रल अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा सीरिया माद्रे भी। ओके, ओरिजिन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स को लेकर दो थ्योरी हैं, फॉल्ट थ्योरी और इरोजन थ्योरी। जो पीछे मैंने बताया वो फॉल्ट थ्योरी था, कुछ लोग कहते हैं इरोजनल एक्टिविटी के कारण हुआ। उनका मानना ये है कि पहले ये आपका अर्थ सरफेस था, यहाँ पे इरोजन हो गया, यहाँ पे इरोजन हो गया, इसलिए ये बच गया, तो ये हो गया। इस तरीके की कुछ थ्योरीज हैं, उस पर नहीं जाना है। फिर आते हैं फोल्डेड माउंटेन। तो फोल्डेड माउंटेन जिनको वलित पर्वत कहते हैं, ये कंप्रेशन के कारण जो फोल्ड क्रिएट होते हैं, तो ये हैं आपके, ठीक। तो ये हैं आपके यंगेस्ट माउंटेन। इसमें जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पड़ने वाली हैं वो हैं जियोसिंक्लाइन या भूस्नति। तो जियोसिंक्लाइन क्या होता है, ये आपका मोबाइल जोन है, मतलब कि ये पानी का वो एरिया है जहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, और जो दोनों साइड से लैंड से घिरा हुआ है, लैंड मास से, तो उसी को जो मोबाइल जोन ऑफ वाटर है विच कंटेन एक्सटेंसिव सेडिमेंट इज नोन एज जियोसिंक्लाइन या फिर भूस्नति, ठीक। इसके दोनों तरफ जो लैंड है उसको हम लोग रिजिड मासेस कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, जियोसिंक्लाइन क्या है, इट इज़ अ मोबाइल जोन्स ऑफ वाटर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव सेडिमेंट। जैसे कि आप इस इमेज पे देख रहे हैं कि सी लेवल जहाँ पे लिखा है वहाँ वाटर है, फिर नीचे सेडिमेंट किस तरीके से डिपॉजिट होते चला आ रहा है। ओके, इसमें हम लोग को इसके फॉर्मेशन को लेके स्टेजेस हैं। स्टेजेस क्या हैं आपकी, लिथोजेनेसिस है, ओरोजेनेसिस और ग्लिप्टोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस क्या होता है, जो जियोसिंक्लाइन का क्रिएशन है, मतलब जो सेडिमेंट डिपोजिशन हो रहा है उस प्रोसेस को हम कहते हैं लिथोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस मतलब, ओरो मतलब कि माउंटेन, अब इसमें कंप्रेशन लग रहा है, स्क्यूजिंग हो रहा है, तो ये जियोसिंक्लाइन क्या है, माउंटेन रेंजेस में बनने लगेगा। ग्लिप्टोजेनेसिस क्या है कि आपके माउंटेन्स तो फॉर्म हो ही रहे हैं, ग्रेजुअल राइज हो रहा है माउंटेन्स में, ठीक है, वहाँ ही उसी के साथ डेनुडेशन भी चलने लगा है, इरोजनल एक्टिविटी भी होने लगी है, तो उसको बोलते हैं ग्लिप्टोजेनेसिस। ओके, यहाँ पे इस इमेज पे देख सकते हैं आप लोग, ये एक रिवर पूरा आप देखें, यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है, एक ही लेयर है पहले स्टेज में, दूसरे में देखें एक लेयर, फिर येलो, फिर एक लेयर, फिर येलो, तो ये सेडिमेंट डिपॉजिट होते चला रहा है, और यहाँ पे कंप्रेशन भी स्टार्ट हो गया लगना, ठीक। तो इसके कारण क्या है, स्क्वीजिंग हो गई तो माउंटेन बन गए। तो ये है आपका जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट। इसको दिया किसने है, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आपसे। तो ये जो स्लाइड है ये याद रखना है कि जो ये कॉन्सेप्ट है इसको जेम्स हॉल एंड दाना ने दिया है, कहीं कहीं पे डायरेक्ट हॉल एंड दाना भी लिखा रहता है, हॉल एंड दाना। तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया है वो हॉल एंड दाना ने दिया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एलोबरेट भी किया गया है बाय J.A. स्टीयर्स, पर क्वेश्चन में आपको हॉल्स एंड दाना ही मिलेगा और उसी पे मार्क करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, ठीक। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन बिल्डिंग को लेके एक थ्योरी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी जियोसिंक्लाइनल ओरोजन थ्योरी ऑफ कोबेर। तो ये ओरोजन ही है क्योंकि ये माउंटेन फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको कोबेर ने दी। तो इन्होंने क्या कहा, जो जियोसिंक्लाइन है उसका नाम इन्होंने ओरोजन रखा, इन्होंने कहा ओरोजन है वो, ठीक है। तो जर्मन के थे इसलिए इन्होंने उसका ओरोजन कहा। क्रेटोजन किस चीज़ को कहा, जो मैंने आपको रिजिड मासेस बताया था ना, जो लैंड मास है जियोसिंक्लाइन के बाद आपको
जैसे मैंने बताया था कि ये जियोसिंक्लाइन है मान लीजिए, तो इसके बाहर जो लैंड है जो उसको कंप्रेस कर रहा है उसको बोलते हैं, उसको इन्होंने क्रेटोजन कहा। तो ये दोनों टर्म बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है जो इन्होंने दो शब्द और दिए, एक है आपका रैंड केटन और एक है ज्विस्टेनबर्ग। तो जो पैरेलल रेंजेस हैं जियोसिंक्लाइन के दोनों साइड जो पैरेलल रेंजेस हैं उसको इन्होंने रैंड केटन कहा। वहीं पे जो अपफोल्डेड मिडल पोर्शन है, मतलब जो ऊपर फोल्डेड माउंटेन बन रहे हैं, उसको इन्होंने ज्विस्टेनबर्ग कहा। इमेज में देखेंगे तो शायद इजीली समझ में आए आपको, ठीक। ये आप देख सकते हैं जो आपकी ये पैरेलल रेंजेस हैं, ये पैरेलल रेंजेस, इसको इन्होंने रैंड केटन कहा। वहीं पे जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ठीक, अप फोल्डेड स्ट्रक्चर, उसको इन्होंने ज्विस्टेनबर्ग कहा। तो ये चारों शब्द अच्छे से याद रखिएगा। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको ओरिजिन, क्रेटोजन और कोबेर का नाम याद रखना है, ठीक। फिर ये थ्योरीज़ हैं, ये ज़रूर याद करिएगा। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि पढ़ाया भी नहीं जाता है यूनिवर्सिटी में हमारे, और ये सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक को मैंने पढ़ा दिया है आपको, पर आपको ये पूरा याद रखने हैं कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन है वो जैफ्रे ने दिया है, स्लाइडिंग कंटिनेंट वो दिल्ली ने है, थर्मल कन्वेक्शन की बात करें तो वो होम्स का, और रेडियो एक्टिव जॉली का है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा कि किसने कौन सी थ्योरी दी है। यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट माउंटेन्स की जो रेंजेस हैं वो शो की हैं आपको। अगर आप देखें अगर आप अमेरिका में देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये देख सकते हैं, ये आपका है यहाँ पे रॉकीज़ दिखा है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक, जो कि अलास्का से ब्रूक रेंज से स्टार्ट होता है यहाँ रॉकीज़। फिर आपका सीरिया नेवादा है कैलिफोर्निया में, सीरिया माद्रे है सेंट्रल अमेरिका में, एप्लेशियन है यूएसए में, ठीक। ये यहाँ पे कैनेडियन शील्ड है, ये अलग चीज़ हो गई एक। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंडीज़ है साउथ अमेरिका में, ओके। फिर आपका एटलस है अफ्रीका में, यहाँ पे नीचे ये हिम वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालय है। ये अल्ताई माउंटेन, तियान शान, ये दोनों चाइना में है, ये याद रखिएगा कि तियान शान और अल्ताई माउंटेन चाइना में है, ठीक। फिर ये यूराल है जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है, ओके। ये आपके अल्प्स हैं यूरोप में, ये स्कैंडिनेवियन है। नीचे एक देखेंगे तो ड्रैकन्सबर्ग है अफ्रीका में ही, साउथ अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग देख सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं वर्ल्ड की। यहाँ पे मैंने हाईएस्ट पीक दिखाई हैं, तो नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक देख सकते हैं माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का में है। वैसे अलास्का यूएसए का ही हिस्सा है, कनाडा का नहीं, ठीक। तो माउंट मैकिनले है सबसे जो रॉकीज़ की जो हाईएस्ट पीक है, नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी माउंट मैकिनले, ठीक। फिर आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका की, ये देखें अकानकागुआ, ठीक, जो सबसे हाईएस्ट पीक है एंडीज़ की, अकानकागुआ अर्जेंटीना में, ओके। फिर आप देखेंगे अफ्रीका में किलिमंजारो, ठीक, 5895 किलोमीटर। तो ये आपकी है किलिमंजारो हाईएस्ट पीक अफ्रीका की, ओके। फिर ये एल्ब्रस है, माउंट एल्ब्रस के। फिर एशिया की बात करें तो आपका माउंट एवरेस्ट है ना, चाइना में 8850। वहीं इंडिया में है तो कंचनजंगा है, यहाँ देख सकते हैं। और ठीक, तो ये हैं आपके कुछ हाईएस्ट पीक। फिर यहाँ पे प्लेट्यू है, क्या होता है पठार, सभी को पता है कि जो क्या कहते हैं सी लेवल से जिसकी हाइट भी मतलब काफ़ी हाइट में भी हो, पर उसका जो सरफेस है वो फ्लैट है, वो स्टीप सरफेस नहीं है, ठीक। तो वो है आपका प्लेट्यू, सबको पता ही है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अलग अलग तरीके के प्लेट्यू हैं, वो भी बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो इस स्लाइड में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपके, ये आपको याद करना है लेक्स को लेके कि कौन सी हाईएस्ट लेक है। इसमें एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो आपका ये है क्या कहते हैं लार्जेस्ट ये नहीं कहाँ गया, हाँ, मैक्सिमम लेक्स किस कंट्री में है, तो वो है फिनलैंड। तो फिनलैंड में सबसे ज़्यादा लेक्स हैं, तो ये याद रखिएगा। और इसमें जो भी लिखा है मैंने वो चीज़ आप याद कर सकते हैं अच्छे से, ताकि क्वेश्चन स्टैटिक जीके का पोर्शन आए तो आप याद कर लें। ये पढ़ाने का इसमें कुछ है नहीं, ये वही उन्हीं सब लेक्स का लोकेशन दिया हुआ है, ठीक।
तो ये था आपका, इसमें दो चीज़ें तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला जो मैंने आपको बताया ये ओरिजिन के आधार पे जो माउंटेन्स है, और दूसरा आपका जियोसिंक्लाइन, और तीसरा आपका कोबेर का जियोसिंक्लाइनल ओरिजिन थ्योरी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं, ठीक। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वी हैव जो थर्ड टॉपिक है हमारा, वो हम लोग को पढ़ना है वेदरिंग। ठीक है, तो वेदरिंग क्या है आपका? वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। तो वेदरिंग एंड मास मूवमेंट क्या है? जो अपक्षय तथा अपरदन। तो वेदरिंग एक स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशनल एक्टिविटी नहीं होती है। कोई पत्थर है वो टूट गया दो हिस्सों में, तो ये हो गया आपका वेदरिंग। अगर यही पत्थर टूट के कहीं और जा रहा है किसी का पानी के कारण, हवा के कारण, तो इसको कह देंगे इरोजन। ठीक, तो यही है आपका वेदरिंग और इरोजन में बेसिक डिफरेंस। वेदरिंग एक स्टैटिक प्रोसेस है, वहीं इरोजन एक डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का टू द डिफरेंट लोकेशंस। ओके, यहाँ पे लिखा है जैसे कि मैंने अपक्षय और अपरदन। तो जो अपक्षय है वो क्या है? ये एक स्थैतिक प्रक्रिया है, मतलब स्टैटिक प्रोसेस है, इसमें कोई भी परिवहन कार्य नहीं होते हैं। वहीं अपरदन में क्या है? परिवहन क्रियाओं का सम्मिलित है, मतलब परिवहन ट्रांसपोर्टेशन होता है। व्हाट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ वेदरिंग? वेदरिंग के कौन से कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, कौन कौन से अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो आपका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप है, और फ्लोरल इफेक्ट है। ठीक, मतलब चट्टान की संरचना किस चीज़ से बना है, बहुत ज़्यादा हार्ड पत्थर है कैसा, वो सब चीज़ें। क्लाइमेट कैसा है उस रीजन का, ग्राउंड स्लोप कैसा है, मतलब कि ढाल है या जेंटल है या मॉडरेट है, तो ये सब चीज़ें। वनस्पति फ्लोरल इफेक्ट कैसा है, बैरन लैंड तो नहीं है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कौन सा है, तो ये सब चीज़ें आपकी। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ आपके वेदरिंग की बात करें, अपक्षय के प्रकार, तो आपके सबसे पहले हैं मैकेनिकल वेदरिंग या फिजिकल वेदरिंग, जिसको हम लोग भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है आपका? ये टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, सूर्य ताप के कारण, ठीक, वो वाटर एक्टिविटीज़, तुषार मतलब फ्रॉस्ट, व विंड, दाब, प्रेशर, इन सब के कारण होता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।